आपने इस वीडियो को क्लिक किया है, इसका मतलब इस बार आप आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम को लिखने वाले हो और उसके बारे में जानना चाहते हो। तो आज के इस वीडियो में आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम के रिगार्डिंग मैं कंप्लीट फॉर्म अप्लाई से लेकर के ज्वाइनिंग तक के बीच के सारे प्रोसेस को कवर करूंगा। तो आज के इस वीडियो को कंप्लीट देख लेना, क्योंकि इस वीडियो को देख लेने के बाद आरआरबी एनटीपीसी के रिगार्डिंग आपके मन में कोई डाउट नहीं बचेगा। और एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि ये चैनल बहुत ही छोटा है और इस पे मैं बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल एंड वैल्यूएबल कंटेंट अपलोड करते रहता हूँ, और आपका एक सब्सक्राइब करना हमें प्रोत्साहित करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यूएबल कंटेंट क्रिएट किया जाए। तो प्लीज़, आप पहली बार इस चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक स्टोरी के माध्यम से, एक इमेजिनेशन जर्नी के माध्यम से बताऊंगा, ताकि आप लोग अच्छे से रिलेट करा पाओगे। तो आप लोग मान लीजिए कि आरआरबी एनटीपीसी की वैकेंसी आ गई है। वैकेंसी काफ़ी अच्छी है और आप सब लोग के मन में उमंग है कि अब फॉर्म अप्लाई करना चाहिए। आप लोगों ने वैकेंसी का लिस्ट देखा, काफ़ी मेहनत करके पता लगाया कि इस जोन में अप्लाई करना है। तो आप सब लोग ने अपने अपने जोन सेलेक्ट कर लिए और फॉर्म अप्लाई कर दिया। जैसे ही आप लोग फॉर्म अप्लाई करिएगा, क्लोजिंग डेट बीतेगा, उसके कुछ दिनों के बाद, मैं मान के चल रहा हूँ कि 3 महीने के बाद CBT 1 के एग्ज़ाम होंगे। और बहुत सारे लोग एक नए जोश के साथ, नए उमंग के साथ प्रिपरेशन करेंगे। हर साल करते हैं। पिछले साल भी 1 करोड़ से अधिक लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया था और 50 लाख लोगों ने एग्ज़ाम को लिखा था। इस बार भी बहुत सारे कैंडिडेट इस उम्मीद में है कि जिनका सिलेक्शन पिछले साल कुछ मार्क्स से रह गया था, वो थोड़ा मेहनत करके नौकरी ले पाएंगे। तो अगर आप आरआरबी एनटीपीसी के रिगार्डिंग जानना चाहते हो कि कैसे प्रिपेयर करें, तो इस पे मैंने एक वीडियो पब्लिश किया है, जाके आप उसको देख सकते हो। लेकिन हम बात करते हैं कि आप सब ने आरआरबी एनटीपीसी का फॉर्म अप्लाई कर दिया हुआ है और अब CBT 1 के एडमिट कार्ड रिलीज हो गए हैं और आप लोगों ने अपनी प्रिपरेशन को और अच्छे से कर रहे हो। जैसे ही आप CBT 1 दीजिएगा, तो CBT 1 कंप्लीट होने के बाद एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि CBT 1 में 90 मिनट में 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये एग्ज़ाम मल्टीपल शिफ्ट में होता है। तो इसमें जो आपका रॉ मार्क्स आता है, उसको नॉर्मलाइज करके, नॉर्मलाइजेशन होता है। मान लीजिए कि किसी कैंडिडेट का हार्ड शिफ्ट में पेपर आ गया और किसी का ईजी शिफ्ट में आ गया, तो उनको बैलेंस किया जाता है, नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। तो आप सब ने CBT 1 के एग्ज़ाम लिख लिए। अब कुछ दिनों के बाद आंसर की पब्लिश की जाती है। उसमें सारे कैंडिडेट अपना आंसर की में, अब आप लोग आंसर की चेक कर लोगे अच्छे से कि किसका कितना रॉ मार्क्स आ रहा है, और उस हिसाब से ये पता चल जाता है कि कौन शॉर्टलिस्ट होगा और कौन नहीं। लगभग ये पता चल जाता है। कुछ लोग बॉर्डर पे होते हैं तो उनको दुविधा होता है। और मैं बता दूं कि CBT 1 में 20 गुना कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जाता है। अगर आपने किसी आरआरबी से फॉर्म अप्लाई किया हुआ है, उस आरआरबी में सपोज करिए 5000 वैकेंसी है, तो उसका 20 गुना यानी कि 1 लाख लोगों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा CBT 2 के लिए। तो अब रिजल्ट आ गया है और आप सब लोग CBT 1 क्वालिफाई कर चुके हो और ज़्यादा मन लगा के आप लोग पढ़ाई कर रहे हो अपनी CBT 2 एग्ज़ाम के लिए, और आप CBT 2 एग्ज़ाम को लिखने वाले हो। इस एग्ज़ाम में 90 मिनट में 120 क्वेश्चन होते हैं और आप लोग CBT 2 एग्ज़ाम काफ़ी अच्छे से दिए। फिर CBT 2 एग्ज़ाम के बाद कुछ दिन बाद आंसर की आ जाता है और सारे लोग अपना अपना मिला लेते हैं कि आंसर की ये होना चाहिए, और किसी को डाउट होता है तो वो ऑब्जेक्शन भी करते हैं, क्योंकि कोई आंसर अगर कोई एम्बिगुअस है तो उस पर वो लोग ऑब्जेक्शन करते हैं। अब CBT 2 के बाद क्या होता है कि इसमें कुछ टाइपिंग वाली पोस्ट होती है, कुछ नॉन टाइपिंग वाली पोस्ट होती है, और कुछ CBAT कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट साइको वाली पोस्ट होती है। तो CBT 2 के बाद साइको एंड कंप्यूटर के लिए 8 गुना लोगों को शॉर्टलिस्ट किया जाता है, और बाकी लोगों को, जो नॉन टाइपिंग की पोस्ट है, उनका रिजल्ट नहीं आता है। उनका बस रिजल्ट एक ही बार फाइनल आता है। पहले CBAT कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट एंड टाइपिंग टेस्ट के लिए 8 गुना लोगों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, और उनके लिए, जो लोग CBAT के लिए शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे, वो अपना प्रिपेयर करेंगे, और जो लोग टाइपिंग के लिए
शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे वो अपनी टाइपिंग क्या प्रिपरेशन करेंगे। मैं तो यही कहूँगा कि आप सब अभी से ही टाइपिंग की तैयारी शुरू कर देना, क्योंकि एसएससी में टाइपिंग अलग होता है और रेलवे में अलग टाइपिंग होता है। एसएससी में एक बार पैसेज को कंप्लीट करके दोबारा नहीं करना होता है, और इसमें क्या होता है कि अगर आपका टाइम बच गया तो पैसेज को रीटाइप भी कर सकते हो। इसमें बैक स्पेस की भी काम नहीं करता है, यानी कि आपने कोई की प्रेस कर दिया तो आप उसको इरेज नहीं कर सकते हो। तो इसमें 30 का स्पीड मांगा जाता है इंग्लिश के लिए, और तो आपको अभी से ही प्रिपेयर कर लेना चाहिए। फिर इसके बाद कंबाइंड टाइपिंग का, सीबीएटी का एंड सीबीटी2 का, सबका कंबाइंड करके फाइनल रिजल्ट निकाला जाता है, जिसमें 1 गुना 1 कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जाता है। 1 गुना 1 का मतलब 1 सीट पर 1 कैंडिडेट, यानी कि टोटल 5000 वैकेंसी है, तो 5000 कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जाता है। और उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल के लिए उनका कॉल लेटर आता है, और वो लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्ज़ाम के लिए जाते हैं। जैसे ही वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाते हैं, वहाँ पे उनके 10th एग्ज़ाम के, 12th एग्ज़ाम के और ग्रेजुएशन के जो फॉर्म में वो अप्लाई किए होते हैं, उन सब का सर्टिफिकेट, ओरिजिनल सर्टिफिकेट चेक किया जाता है, और उनके जीरोक्स कॉपी को रख लिया जाता है। और ये प्रोसेस होता है, उसके तुरंत बाद रेलवे अपने अस्पतालों में मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए भेजता है। वहाँ पे मेडिकल 1 दिन में हो जाता है, और कहीं कहीं 2 दिन भी लग सकता है। बहुत सारे चीज़ों पे निर्भर करता है कि कैंडिडेट कितने हैं, डॉक्टर की अवेलेबिलिटी, बहुत सारा चीज़। तो 1 से 2 दिन में, मेरा जब मेडिकल हुआ था तो 2 दिन में कंप्लीट हो गया था। कई सारे कैंडिडेट का 1 दिन में हो जाता है। तो अब इसके बाद जब मेडिकल एग्ज़ाम आप दे लेते हो, उसके बाद फाइनल पैनल आता है। उस पैनल में आपको बताया जाता है कि आपको कौन सी पोस्ट अलॉट की गई है और कौन सा डिवीज़न मिला है, कौन सी पोस्ट आपको अलॉट की गई है। और एक चीज़ मैं बता दूं कि कोई भी पोस्ट सिक्योर करने के लिए बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है, जैसे कि उस आरआरबी में वैकेंसी कितनी है, आपका मेडिकल स्टैंडर्ड क्या है, आपने प्रेफरेंस फॉर्म में कौन से पोस्ट को पहले दिया था। तो इन सब को देख के ही आपको पोस्ट मिल पाता है। तो जब भी आप फॉर्म अप्लाई करिए तो केयरफुली प्रेफरेंस फॉर्म को अच्छे से भरिएगा, क्योंकि उसमें वहाँ पे एक ऑर्डर देना होता है कि आपको पहले कौन सा पोस्ट चाहिए, उसके बाद कौन सा, एक ऑर्डर में, एक सीरीज में ये देना होता है। तो आप प्रेफरेंस फॉर्म को अच्छे से फिल करना। ये सब हो गई, ये सारा प्रोसेस हो गया। इस अब सारी बातें हो गई। अब आप लोग पूछोगे कि वैकेंसी कब आएगी, तो एक चीज़ मैं बता दूं कि आप लोगों ने कैलेंडर देखा होगा, वहाँ पे जुलाई से सितंबर के बीच में बताया गया है। तो इन्हीं टाइम ड्यूरेशन में वैकेंसी आएगी। एग्जैक्ट डेट किसी को नहीं पता है। और वैकेंसी कितनी हो सकती है, लास्ट ईयर 35,000 प्लस वैकेंसी थी। ऐसा इसलिए कि उसमें ग्रेजुएट एंड अंडर ग्रेजुएट लेवल, यानी कि लेवल 2, 3, 4, 5, 6 सबका कंबाइंड था। लेकिन इस बार ग्रेजुएट लेवल, जिसमें लेवल 4, 5, 6 की वैकेंसी अलग होंगी और लेवल 2, 3 की वैकेंसी अलग होंगी। तो इस बार 2 अलग से फॉर्म आएंगे, जैसे कि एक ग्रेजुएट लेवल के लिए होगा और एक अंडर ग्रेजुएट लेवल के लिए होगा। और एक चीज़ आप सब पूछ रहे होंगे कि भैया आपने इतना तो बता दिया, लेकिन प्रिपेयर कैसे करें। तो प्रिपेयर आपको खुद से करना होगा, क्योंकि आपको एक जॉब लेके निकलना है। कोई आपकी मदद नहीं कर पाएगा, आपको खुद से करना पड़ेगा। हाँ, कोई मार्गदर्शन करा सकता है, आपको गाइड कर सकता है, बट करना आपको होगा। मैंने आरआरबी एनटीपीसी कैसे क्रैक करें, कैसे प्रिपरेशन करें, इस पे एक स्ट्रेटजी वीडियो बनाया हुआ है। आप चाहे तो जाके देख सकते हो। आप देखोगे तो आपको हेल्पफुल लगेगा, और उस स्टेप्स को फॉलो करोगे तो आपका स्कोर इम्प्रूव हो सकता है। और भी बहुत सारे तरीके हैं, हर लोगों का अपना अपना तरीका होता है, अपने हिसाब से वो लोग स्ट्रेटजी बनाते हैं, प्रिपेयर करते हैं। लेकिन राइट स्ट्रेटजी बहुत कम ही लोग फॉलो कर पाते हैं। तो आप खुद से देखिए, अपना सिलेबस कंप्लीट करिए, प्रीवियस ईयर मॉक टेस्ट को सॉल्व करिए, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को याद करिए, रिमेंबर करिए, रिवाइज करिए, मल्टीपल टाइम रिवाइज करिए, और सबसे ज़रूरी मन लगा के पढ़िए। आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा, ये दिन दोबारा नहीं आने वाला, और हर एक दिन जो हम गंवा रहे हैं ये वापस नहीं मिलेगा। और एक सरकारी नौकरी लगने के पीछे बहुत सारे फैक्टर होते हैं। तो आप सकारात्मक सोच के साथ, दृढ़ संकल्प के साथ, भगवान में आस्था रख के प्रिपरेशन करिए, आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। और उसके बाद आप कमेंट भी आके करोगे कि भैया आपने जो भी बताया था बहुत ही हेल्पफुल था।